एक छोटे से गांव में सुंदर नाम का आदमी अपनी पत्नी कविता और 10 साल के छोटे बेटे के साथ रहता था। सुंदर का गरीबी के मारे बुरा हाल था। उसके घर में कई कई दिन तक भोजन नहीं बनता था। एक दिन गांव में एक आदमी मिठाई बेचने के लिए आता है। मिठाई ले लो, मिठाई ले लो, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा लो भैया, हम तो मिठाई लाए हैं। खाओगे एक बार तो मांगोगे बार बार, मिठास भरी है इसमें, सबको भाएगी मेरे यार। देखते ही देखते मिठाई वालों की भीड़ लग जाती है। कविता और उसका बेटा सौरभ अपने दरवाजे के बाहर बैठे हुए होते हैं। मिठाई वाले को देखकर सौरभ अपनी माँ से कहता है, माँ देखो ना, सब मिठाई खरीद रहे हैं, मुझे भी मिठाई दिलवाओ। बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब ये अगले हफ्ते मिठाई बेचने के लिए आएगा मैं तुझे दिलवा दूंगी। नहीं मम्मी, मुझे अभी मिठाई चाहिए। तुम हर बार यही कहकर बहका देती हो कि अगली बार दिलवाऊंगी। सौरभ अपनी माँ से मिठाई लेने के लिए जिद करता है। कविता गुस्से में आकर सौरभ के 2 थप्पड़ मार देती है और उसे अंदर लेकर आ जाती है। रोना बंद कर, जब मैंने तुझसे बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं तुझे मिठाई कहाँ से दिलवाऊंगी। तुझे पता भी है हम कितनी मुश्किलों से गुजारा कर रहे हैं, घर में एक पैसा भी नहीं है, मैं तुझे मिठाई कहाँ से दिलवाऊं। यह कहते हुए कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उतने में ही सुंदर घर आ जाता है, जो कविता से कहता है, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? बस कुछ नहीं, अपनी तकदीर को देखकर रोना आ गया। आज मिठाई वाला आया था और सौरभ मुझसे जिद करने लगा कि मुझे मिठाई दिलवाओ। मैंने उसे गुस्से में 2 थप्पड़ मार दिए। तुमने ये क्या किया कविता? मासूम को क्यों मार दिया? उसे क्या पता हमारी क्या स्थिति चल रही है, और तुम उसे प्यार से समझा देती। अरे प्यार से मानता कौन है जो मैं उसे समझाऊं। घर में एक पैसा भी नहीं है, पूरे 2 दिन हो गए हैं घर में खाना बने। क्या फाका किया जाए, एक तुम हो कि सारी जिंदगी सीधेपन में ही निकाल दी, और आजकल तो सीधे आदमी का जमाना भी नहीं है। अरे कविता, ऐसी बात नहीं है, तुम जानती हो ना मैं कितनी मेहनत से काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी किस्मत में पैसा नहीं है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है समझ और मेहनत से काम किया करो, और तुम अपने सीधेपन की वजह से हर जगह धोखा खा जाते हो। तुम एक काम करो, अपने मित्र सोमपाल के पास जाकर कोई काम मांग लो, वो तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर बता देगा। सुंदर अपने दोस्त सोमपाल के पास जाता है और उससे कहता है, अरे सोमपाल, मैं बहुत परेशानी से गुजर रहा हूँ, गरीबी से हालत बेहाल हो रहे हैं और घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं है। सोमपाल भाई, तुम्हारे पास मैं एक उम्मीद लेके आया हूँ। तुम्हारे पास ढेरों सारी जमीन है, तुम्हारे पास घोड़े हैं, बैल हैं, अपने खेतों या जानवरों की कोई भी देखभाल का कोई भी काम दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी भाई। मैं बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा भाई। सुंदर, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना जमीन, ना बैल, ना घोड़े। यूँ समझ लो कि मेरा हाल भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। हाँ, अगर फिर भी तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने साथ रख लूँगा, लेकिन देखो काम थोड़ा मुश्किल होगा। मेहनत से करो तो मुश्किल काम भी आसान लगता है मेरे भाई। यह काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। दरअसल मैं एक आदमी के साथ मिलकर चोरी का काम करता हूँ। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चोरी का काम कर सकते हो। चोरी? अरे ना 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 भाई, मुझसे चोरी का काम नहीं होगा।
देखो सुंदर, घर के गुजारे के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब यूं ही बीवी बच्चों को भूखा तो नहीं देखा जाएगा। सुंदर कुछ सोचने के बाद सोमपाल से फिर चोरी करने के लिए हामी भर देता है। अब सोमपाल और सुंदर और राकेश तीनों चोरी करने लग जाते हैं और कुछ ही दिनों में वह अच्छा खासा धन चुराकर जमा कर लेते हैं। एक बार उनके हाथों में सोने से भरा हुआ मटका लग जाता है। वह तीनों उस मटके को ऐसी जगह छुपा देते हैं कि जहां किसी की नज़र ना पड़े। उसके बाद वह तीनों उसकी हिफाजत अपनी जान से भी ज़्यादा करने लगते हैं और कुछ ही दिनों में उनका मन चोरी से भर जाता है। एक दिन सोमपाल अपने मित्र से बोला, मैं तो इस चोरी की जिंदगी से तंग आ चुका हूँ और हमेशा हमें चौकन्ना रहना पड़ता है, कहीं कोई चोरी करते हुए पकड़ ना ले। अगर किसी ने पकड़ लिया तो भाई मार मार के बुरा हाल कर देगा और फिर राजा के पास ले जाएगा और फिर राजा अलग सजा देंगे हमें चोरी करने की। तुम सही कह रहे हो सोमपाल, मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग एक शांति भरी और सच्ची जिंदगी जिएं और चोरी से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, इसलिए अब हमें चोरी का काम छोड़ देना चाहिए। इस मटके से सिक्के निकाल कर बेच देते हैं। जितने भी पैसे मिलेंगे इन सिक्कों से उनसे हम कोई काम कर लेंगे और सुख चैन से अपना जीवन जिएंगे। अरे तुम दोनों का अब चोरी करने का मन नहीं है तो हम एक काम करते हैं, हम इन सिक्कों को छुपाकर रख देते हैं और किसी को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहां हमें कोई भी नहीं जानता हो और वहां पर हम ईमानदारी से काम करेंगे, सुकून चैन की जिंदगी जिएंगे और जैसे ही मौका मिलेगा हम इन सिक्कों को बेच देंगे। अरे राकेश, तुम सही कहते हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तीनों दोस्तों ने तय कर लिया था कि वह अब कहीं और काम करेंगे और चैन से अपनी जिंदगी बिताएंगे, लेकिन राकेश की नीयत तो उस मटके पर थी। किसी तरह भी मुझे इन दोनों से यह मटका चुराकर भागना है और उसके बाद मुझे कभी भी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब राकेश उस मटका को चुराने के लिए सही मौके का इंतजार करता है। तीनों दोस्त उस मटका को लेकर एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक बुढ़िया का घर मिलता है। राकेश बुढ़िया से कहता है, हम तीनों एक व्यापारी हैं, शहर में कुछ धंधा शुरू करने के लिए आए हैं। आपका घर शहर के बहुत ही नज़दीक है, जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे हमें शहर में आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और हम अपने व्यापारी धंधे को अच्छी तरह से संभाल पाएंगे और हम कुछ दिन के लिए आपके घर में रुकना चाहते हैं और इसके बदले हम तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी देंगे। पैसों का नाम सुनकर बुढ़िया अंदर ही अंदर खुश होने लगती है। बुढ़िया बहुत ही ज़्यादा लालची थी। वह बुढ़िया जितनी लालची थी उससे कहीं ज़्यादा वह ईमानदार भी थी। उसने तीनों दोस्तों की बहुत ही खातिरदारी करी और फिर बोली, अरे आप जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो और इसे अपना ही घर समझो। तीनों को पता लग चुका था कि बुढ़िया बहुत ही नेक और सच्ची औरत है, जिसे पराई दौलत का भी लालच नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने सोने के सिक्के से भरा हुआ मटका उस बुढ़िया को दे दिया। कृपया इस मटके को संभाल कर रखना और एक बात का ध्यान रखना, और इस मटके को हमें तभी देना जब हम तीनों एक साथ तुमसे मटका लेने के लिए आएं। ठीक है बेटा, मैं इस मटके को बहुत ही संभाल कर रखूंगी, लेकिन इस मटके के अंदर क्या है ये तो कम से कम पता चले। इस मटके के अंदर हमारी पूरी जिंदगी की कमाई है, इसलिए हम तुम्हें संभालने के लिए दे रहे हैं। बुढ़िया उस मटके को एक खुफिया जगह पर छुपा देती है, जिससे किसी को पता ना चले। अगले दिन तीनों काम करने की तलाश में निकल जाते हैं।
पूरा दिन हो जाता है लेकिन उन्हें कहीं पर काम नहीं मिलता है। फिर वह बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। बुढ़िया के घर के थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। अरे भाइयों, पूरा दिन हो गया है लेकिन कहीं पर भी काम नहीं मिला है। मुझे तो बहुत तेज से भूख भी लग रही है और ऐसा मन कर रहा है कि इसी पेड़ के नीचे खाना खाया जाए। थक तो मैं भी गया हूँ पर मुझे भी बहुत जोरों से भूख लग रही है। लेकिन खाना लेने जाएगा कौन बुढ़िया के घर? राकेश इसी घड़ी का इंतजार कर रहा था और वह सोचने लगता है, ये तो सही वक्त है उस मटके को गायब करने का। किसी भी तरह उस बुढ़िया से मुझे वह मटका भी लेना होगा। मैं जा रहा हूँ खाना लेने, तुम दोनों यहीं पर आराम करो। राकेश बुढ़िया के घर पहुंचकर बोला, माँ, मुझे मेरे दोस्तों ने मुझे मटका लेने के लिए भेजा है। दरअसल हम उस मटके के 4 हिस्सा करना चाहते हैं। 4 हिस्सा क्यों करना चाहते हो? लेकिन तुम तो 3 ही हो। फिर एक हिस्सा किसका है? वह एक हिस्सा हम तुम्हें देना चाहते हैं। तुमने हमारे मटके की देखभाल जो की है, तुम्हें पता भी है उस मटके के अंदर सोने के सिक्के हैं और तुम्हारे हिस्से में तो बहुत सारे सिक्के आएंगे और तुम उन सिक्कों से अपनी बची कुची जिंदगी बहुत ही आराम से काट लोगी। लाओ, जल्दी से मुझे वह मटका लाकर दो। मुझे अपने हिस्से का कोई भी लालच नहीं है। मैं तुम्हें मटका जब ही दूंगी जब तुम तीनों एक साथ मेरे पास मटका लेने आओगे। राकेश सोचने लगता है, ये बुढ़िया तो बहुत ही ज्यादा चालाक है। ये तो मेरी बातों में आ ही नहीं रही है। अब क्या करूं? एकदम राकेश के दिमाग में एक विचार आया। वो बुढ़िया से बोला, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम खुद ही जाकर पूछ लो। बुढ़िया घर से बाहर निकली। दोनों को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। उसने दूर से ही उन दोनों को आवाज लगाई, क्या तुम दोनों ने अपने दोस्त को मटका लेने के लिए भेजा है? सुंदर और सोमपाल को बुढ़िया की आवाज़ साफ सुनाई नहीं दी। उन्होंने सोचा बुढ़िया खाने के लिए पूछ रही है, इसलिए उन्होंने बुढ़िया से कहा, हाँ, उसे दे दीजिए। बुढ़िया ने सोचा यह आदमी सही कह रहा है। उन्होंने अपना मटका मंगाया है और यह मुझे भी हिस्सा देना चाहते हैं। बेचारे बहुत ही नेक आदमी हैं। बुढ़िया राकेश के पास जाकर बोली, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं अभी मटका लेकर आ रही हूँ। बुढ़िया ने मटका लाकर राकेश को दे दिया। राकेश मटका लेकर तुरंत ही वहाँ से चलता बना। उधर सोमपाल और राकेश सुंदर का इंतजार कर रहे थे। सोम भाई, राकेश को काफी देर हो गई है लेकिन अभी तक वह खाना लेकर नहीं आया है। मुझे तो कोई मसला लगता है, हमें चलकर वहाँ पर देखना चाहिए। दोनों बुढ़िया के घर की ओर निकल पड़े। घर पहुंचकर वह बुढ़िया से बोले, हमने अपना दोस्त राकेश खाना लेने के लिए भेजा था लेकिन वह तो हमारे पास आया ही नहीं है। वो कहाँ है? तुमने उसे खाना लेने के लिए भेजा था या सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका? अरे, हमने उसे खाना लेने के लिए भेजा था। उन दोनों की बात सुनकर बुढ़िया घबरा जाती है। उसने मुझसे कहा था तुमने उसे मटका लेने के लिए भेजा है और मैंने तो तुमसे भी पूछा था। तुमने तो कहा हाँ उसे दे दीजिए, इसलिए मैंने तो उसे मटका दे दिया। बुढ़िया की यह बात सुनकर उन दोनों को एक झटका सा लगा। वह तुरंत समझ गए कि उनके दोस्त राकेश ने उन्हें धोखा दे दिया है। हमने आपसे कहा था कि मटका तभी देना जब हम तीनों एक साथ आपसे मटका लेने आएंगे, लेकिन तुमने तो हमारी बात नहीं मानी और तुमने मटका राकेश को दे दिया। मुझे तो लगता है तुम दोनों ने हमारे माल को हथियाने की साजिश की है। तुम भी उसी के साथ मिली हुई हो और हम दोनों का पागल बना रही हो। उन दोनों की बात सुनकर बुढ़िया बड़ी ही दुखी हुई और बोली, मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया है। तुम फालतू में मेरे पर शक कर रहे हो।
तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें हमारे साथ सरपंच के पास जाना होगा। दोनों बुढ़िया को सरपंच के पास ले जाते हैं और फिर सरपंच से कहते हैं, सरपंच जी, हम तीनों ने इस बुढ़िया को अपनी जिंदगी भर की कमाई संभाल कर रखने के लिए दी थी और हमने इनसे कहा था कि मटका तभी देना जब तीनों एक साथ तुम्हारे पास लेने के लिए आए। इन्होंने हमारी गैर मौजूदगी में मटका हमारे दोस्त राकेश को दे दिया और वह मटका लेकर भी फरार हो गया। क्यों अम्मा जी, क्या ये दोनों सच बोल रहे हैं? हाँ महाराज, ये दोनों सच बोल रहे हैं, लेकिन मैंने इन दोनों से आवाज देकर पूछा था, क्या तुम्हारे दोस्त को मटका दे दूं? तो इन्होंने भी हाँ कह दिया, इसलिए मैंने उसे मटका दे दिया। नहीं सरपंच जी, ये बुढ़िया झूठ बोल रही है। हमने तो खाना देने के लिए हाँ कहा था, ना कि मटका देने के लिए। महाराज, ये बुढ़िया भी हमारे दोस्त राकेश के साथ मिली हुई है। यह सब इस बुढ़िया की लापरवाही की वजह से हुआ है, इसलिए तुम दोनों को नुकसान हुआ है। तुम्हारे नुकसान का सारा हर्जाना बुढ़िया को 5 दिन के अंदर भरना होगा। अगर ये हर्जाना नहीं भरेंगी तो इन्हें फिर सजा मिलेगी। राजा की बात सुनकर बुढ़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। हे ईश्वर, मेरी कुछ मदद कर। मैं इन दोनों का धन कहाँ से लौटाऊंगी इस बुढ़ापे में? मैं उनके धन की भरपाई कहाँ से करूंगी? उधर गांव का आदमी सरपंच से कहता है, अरे सरपंच जी, मुझे लगता है कि वह बुढ़िया बेकसूर है। तुम्हें एक बार इस मसले की शुरू से तहकीकात करनी चाहिए। वो इस बुढ़ापे में उन दोनों का इतना सारा धन कहाँ से लौटाएगी? तुम सही कहते हो, हमें इस मामले की सही से तहकीकात करनी चाहिए। तुम एक काम करो, कल भेष बदलकर उस बुढ़िया के पास जाओ और सच का पता लगा कर आओ। अगले दिन वह आदमी एक साधारण आदमी का भेष बदलकर उस बुढ़िया के घर जाता है। जब वह बुढ़िया के घर पहुंचता है, उस वक्त बुढ़िया रो रही होती है। वह आदमी बुढ़िया से कहता है, अरे अम्मा, क्यों रो रही हो? आपको कुछ परेशानी है क्या? नहीं बेटा, मैं तो अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। मैंने तो हमेशा दूसरों का भला ही चाहा, उस भलाई का मुझे ये आज अंजाम मिल रहा है। बुढ़िया उस आदमी को अपनी सारी बात बता देती है, किस तरह राकेश उसे धोखा देकर उससे मटका ले गया और सरपंच जी ने सुंदर और सोम का हर्जाना भरने के लिए 5 दिन का वक्त ही दिया है। बुढ़िया की बात सुनकर वह आदमी बुढ़िया से कहता है, ईश्वर करे उन दोनों को तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करने की सजा मिले। तुम परेशान मत हो अम्मा, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। वह आदमी गांव में जाकर सरपंच जी को सारी बात बता देता है। उस आदमी की बात सुनकर सरपंच जी बहुत ही हैरान होता है। फिर वह मंत्री से कहता है, ये तो हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, क्या तुम इस मामले को हल कर सकते हो? हाँ महाराज, बिल्कुल। उन्होंने बुढ़िया से एक शर्त लगाई थी कि मटका तभी देना जब हम तीनों एक साथ लेने आए, पर वह तो 2 हैं, इसलिए शर्त के मुताबिक मटका तभी मिलेगा जब तीनों एक साथ आएंगे। शाबाश, बहुत खूब, तुम बहुत समझदार हो बुढ़िया। और उन दोनों को बता दो कि उस मुकदमे का फैसला दोबारा होगा। अगले दिन बुढ़िया और सोमपाल और सुंदर सरपंच के घर आए। फिर सरपंच ने उन दोनों से कहा, तुम्हारी शर्त यह थी कि बुढ़िया वह मटका तभी दे तुम्हें जब तुम तीनों मटका लेने एक साथ आओ। जी बिल्कुल महाराज, हमने ऐसा ही कहा था। तो फिर ठीक है, फैसला हो गया। बुढ़िया तुम्हें मटका देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें मटका तभी मिलेगा जब तुम तीनों एक साथ मटका लेने के लिए आओगे। अगर तुम्हें अपना मटका चाहिए तो तुम्हें तीसरे अपने मित्र को भी लाना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारा मटका मिल सकता है। जाओ और अपने तीसरे साथी को भी बुलाकर लाओ, जिससे कि शर्त पूरी की जा सके। लेकिन महाराज, हम उसे कहाँ से तलाश करके लाएं?
वो तो मटका लेकर फरार हो गया है। हमें इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। अगर तुम्हें मटका चाहिए तो हमारी शर्त पूरी करनी होगी, वरना तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। दोनों बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। सरपंच का फैसला सुनकर बुढ़िया खुश हो जाती है। उसके बाद सोमपाल और सुंदर राकेश को बहुत ही तलाश करते हैं, लेकिन उसका तो कुछ भी पता नहीं चलता है और बुढ़िया को इस बोझ से मुक्ति मिल जाती है।